हेलो और नमस्ते दोस्तों। हाल ही में यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ की एग्जाम कंडक्ट कराई गई, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट और अकाउंट ऑफिसर्स के साथ थी। 30 तारीख को ये एग्जाम हुई थी, 30 नवंबर को। उसके अपन हिस्ट्री कल्चर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं पिछले 12 साल से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ और पिछले 6 साल से लगभग अनअकैडमी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। खैर, क्वेश्चन नंबर के ऊपर चले जाते हैं। पहला सवाल यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। बड़ा जहरीला और बड़ा फैक्चुअल सवाल था। आपको पूछा गया है द रेबेलियंस दैट ब्रोक आउट एट रेगुलर इंटरवल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन द हिल रीजन्स ऑफ विशाखापट्टनम, पॉपुलरली नोन एज गुडेम एरिया, उसको गुडेम एरिया कहते थे, वर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। है ना, आप सबको पता होगा रंपा रिबेलियन हुआ था, फर्स्ट रंपा रिबेलियन, सेकंड रंपा रिबेलियन। उसके पीछे के कारण क्या है, इतना डेप्थ के अंदर कौन पूछता है। देखिए यहाँ पे पहला पूछा गया द फ्यूडल एफिनिटीज ऑफ द मुट्टेदार्स विद द भूपति फैमिली ऑफ द गोलकोंडा एरिया। एक कारण यह था कि भाई सामंत जो थे वहां के भूपति के साथ जुड़े हुए थे, भूपति मतलब वहां का जो लोकल राजा था उसके साथ, और शायद इसके कारण विद्रोह हुआ। प्लेसिंग द एक्स जमींदारी फैमिली ऑन द सीट ऑफ गोलकोंडा। और तीसरा अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश अथॉरिटीज रिफ्यूजल टू ग्रांट एनुअल मेंटेनेंस फॉर द भूपति फैमिली। इसमें से क्या सही है। तो अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो 1830 से लेके 1860s और इसके बाद 1870s और 90s के अंदर भी यहाँ अंग्रेजों के सामने विद्रोह हुए हैं। ये विद्रोह का मुख्य कारण अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो होते मुत्तेदार। मुत्तेदार कौन थे? दे वर द हिली एस्टेट होल्डर्स। ठीक है ना, जो विशाखापट्टनम का गुडेम एरिया है वहां पे एस्टेट होल्डर्स हुआ करते थे जो वसाल के रूप में काम करते थे। किसके वसाल के रूप में काम करते थे? वहां के राजा भूपति फैमिली के साथ। सर ठीक है, ये भूपति मूलतः से गोलकोंडा स्टेट जो बड़ा किंगडम हुआ करता था उसके अंडर में काम करते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये सही है, क्योंकि भूपति बेकार हो गए और इन सब के कारण मुत्तेदारों की अध्यक्षता के अंदर ये विद्रोह होता है। 1860s के अंदर बड़ा प्रोमिनेंट होगा। दूसरा आता है प्लेसिंग द एक्स जमींदारी फैमिली ऑन द सीट ऑफ गोलकोंडा। नहीं सर, ब्रिटिश तो चाहते ही नहीं थे कि कोई भी जमींदार या कोई भी राजा जो पुराने व्यवस्था का पार्ट हो उसको सत्ता के ऊपर लाया जाए। ये तो गलती हो जाएगा, राइट। ओके। तीसरा, ब्रिटिश अथॉरिटीज रिफ्यूजल टू ग्रांट एनुअल मेंटेनेंस फॉर द ब्रिटिश फॉर द भूपति फैमिली। क्या ये सही है कि गलत है? दिस इज ऑल्सो करेक्ट अराउंड वाई। उसके पीछे का कारण है क्योंकि जैसे भूपति यानी कि वहां के जो शासक थे उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद ब्रिटिश क्यों उनको मेंटेनेंस देंगे। देखिए, आप इसके पहले याद रखिए कि इसी रीजन में विजयनगरम के राजा के द्वारा भी विद्रोह किया था। विजयनगरम के राजा 1790s के अंदर विद्रोह करते हैं। आप देखोगे तो 1806 के अंदर दीवान वेलुथम्पी का भी विद्रोह हुआ था। तो वो भी इसी के कंटेक्स्ट के अंदर आपको मिलता रहेगा। और ये जो मुत्तेदार वाला जो टॉपिक है, ये मुत्तेदार वाला टॉपिक आपको इसके अंदर से मिल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लासी टू पार्टीशन की बुक। जी हाँ, प्लासी टू पार्टीशन के अंदर इसके ऊपर काफी गहन चर्चा की गई है। और इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपको सेकंड वाला गलत देखने को मिलता है। आपका आंसर 1 और 3 होना चाहिए। अब देखिए, अभी तो मैं आपको आंसर 1 और 3 बता रहा हूं, पर यू नेवर नो, यूपीएससी इसके अंदर से कोई और इंटरप्रिटेशन भी निकाल सकता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स 2026 की प्रोग्राम के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्रीलिम्स पावर हाउस बैच लॉन्च हो रही है 6 दिसंबर से, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसमें 200 से ज्यादा लेक्चर्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो एक एक लेक्चर आराम से 2-2 ढाई-ढाई घंटे का होगा और आपको पूरा का पूरा एकदम टू द पॉइंट प्रीलिम्स के अंदर आपको तैयारी कराएगा। जैसे मैं हूं, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की बैच आ रही है, सुदर्शन सर है, उनकी ज्योग्राफी की है, सिद्धार्थ सर है पॉलिटी, मृणाल सर इकोनॉमी, मधुकर सर आपको सीसेट भी कराएंगे, आरती मैम आर्ट एंड कल्चर, और इसके साथ साथ हमारे जो साथी एजुकेटर्स है अनुज सर है, वो आपको यहाँ पे कवर कराएंगे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री। तो आप देखिए कि एक प्रीलिम्स की पावर हाउस बैच है, सिंगल बैच है, प्रीलिम्स सेंट्रिक है, पूरा का पूरा फैक्ट के साथ आपको सीसेट कराया जाएगा। खासियत यह है कि इसके अंदर आपको स्मार्ट शीट्स भी मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। इसी के अंदर आपका टेस्ट भी अलाइन किया जाएगा, और खासियत इसके अंदर से ये भी मिलती रहती है कि आपको मेंटरिंग की भी मदद मिलेगी। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। ये प्रीलिम्स पावर हाउस बैच आपको लॉन्च हो रही है 6 दिसंबर से। 9,999 के अंदर आपको इसके अंदर कवरेज मिल रहा है, और इसमें अगर आपने ये कोड यूज किया PN लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस ऑफर का जरूर से लाभ उठाइएगा, क्योंकि इस तरह के जो जहरीले फैक्ट आते हैं वो फैक्ट भी, जैसे ये प्लासी टू पार्टीशन की बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक है, मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार की बुक है, उन सब में से कवर करके हम आपको कवर कराएंगे। तो जरूर से इसके अंदर एनरोल कराइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिलती रहेगी। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पावर हाउस बैच है, और मैं कहूंगा टू द पॉइंट है। मतलब इसमें कोई ब्लैबरिंग नहीं है, कोई आपको इधर उधर की बातें नहीं, सीधा प्रीलिम सेंट्रिक आपको अप्रोच मिला जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखिएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। आपको पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग, और फिर 4 रिवॉल्ट दिए हैं, दक्कन रिवॉल्ट, संथाल रिबेलियन, खेरवार मूवमेंट और रंपा रिबेलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। ओके,
अब आप देखिए कि संथाल रिबेलियन कब हुआ था। संथाल रिबेलियन 1854 से 56 के बीच में आपको देखने को मिलता है, जो सीधो मुर्मू कनु मुर्मू के द्वारा था। इट वाज वन ऑफ द ब्लेडिएस्ट रिवॉल्ट, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। डेक्कन रिवॉल्ट कब हुआ था? 1875 के अंदर होता है, 1875 के अंदर आपको देखने को मिलता है, जहां शाहूकारों के सामने जो किसान थे महाराष्ट्र के अंदर, जो कुणबी थे, उनके द्वारा विद्रोह हो जाता है, राइट। उसके बाद देखोगे खरवार मूवमेंट। अब देखिए ये मूवमेंट हम लोग सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे 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 मूवमेंट आपको नहीं लेंगे, पर एक भगत मांझी करके एक लीडर हुआ करते थे, जिनके द्वारा वी विल फाइंड कि ये खरवार मूवमेंट किया गया है। ये मोस्ट प्रोबेबली 1860s के दशक के अंदर और 1870s के ट्रांजिशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसको सफाहोर मूवमेंट भी कहते हैं सर, ठीक है। एंड विल फाइंड कि ये भी आपके सनाथल जो संथाल कम्युनिटी है उसी के अंदर आपको मिलेगा, भगत मांझी के द्वारा लीड किया गया है। अब ये बहुत जहरीली फैक्ट है, पर अगर आप इसको रंपा रिबेलियन के साथ क्लब कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रंपा रिबेलियन हुआ 1879 के अंदर, और उसके बाद दूसरा 1922 के आसपास हुआ, जहां अल्लूरी सीताराम राजू जो है उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। आप सबको पता ही होगा सर, ठीक है, जिन्होंने गांधी जी का नाम देते हुए आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेकंड रंपा रिबेलियन किया था। तो अगर आप उसको सीक्वेंस में डाल दोगे तो ये सबसे लास्ट ही आएगा, राइट, क्योंकि 1879 भी इसके बाद आया और 1922 भी बाद में आया। अब रंपा रिबेलियन लास्ट वाला कौन सा आता है? तो ये तो हट गया, ये विल सी की ये वाला ऑप्शन हट गया। आपको पता है कि संथाल सबसे पहला आता है, तो संथाल और रंपा को मैच कर दोगे, अगर आप संथाल और रंपा को मैच करोगे तो 2314 आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मास्टर क्या ये आपको कंपैरेटिवली याद रहना चाहिए? तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आजकल ये प्लासी टू पार्टीशन जैसी किताबें हैं और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की और भी टेक्स्ट है, उसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है कैंडिडेट्स के लिए, बट देन नाउ यूपीएससी इज डाइवर्सिफाइंग। वो कह रही है, हिंट दे रही है कि भाई देखो हम तो ईपीएफओ के एग्जाम में भी ऐसे जहरीले फैक्ट पूछेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन तो मैं कहूंगा कि बहुत ही टफ था, क्योंकि ये सबको नहीं आएगा, राइट। ये जो सेकंड वाला जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सेट हो रहा है क्रोनोलॉजी के अंदर, क्योंकि अगर आप 3 डेट्स को जानते हो इवेंट्स की सर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप चौथी डेट्स के अंदर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर उसके अंदर से मैच कर सकते हो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। होम रूल मूवमेंट के ऊपर से सवाल आया है, होम रूल मूवमेंट। अब ये कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि इजी सवाल है। क्यों? क्योंकि पूछा गया द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड वर अपोज्ड टू वायलेंस एंड रिवॉल्यूशनरी एक्शन। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है? आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो भाई ये सही है। एनी बेसेंट और होम रूल मूवमेंट के अंदर तिलक जो थे वो 1916 में जब इसकी शुरुआत करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम तो संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे, अब हमें कोई भी प्रकार का एजिटेशन वायलेंट के रूप में नहीं करना है, क्योंकि तिलक इसके कारण इसके पहले जेल में भी जाके आए थे, आप सबको पता ही होगा सर, ठीक है। फिर पूछा गया कि वी विल सी कि यहाँ पे ये बोला गया इन 1917 टू होम रूल लीग्स ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वर्कड इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर। ये सही है, ये भी सही है। क्यों? उसके पीछे का कारण आप देखिए कि 1916-17 में जब से ये होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद इन्होंने एरिया डिवाइड कर दिए थे, राइट और रॉन्ग। और एरिया डिवाइड करके इन्होंने कहा था कि भाई हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करेंगे, राइट। तो ये इंटरप्रिटेशन और स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या पूछा गया कि एनी बेसेंट कन्फाइंड देयर एक्टिविटीज टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड सेंट्रल प्रोविंसेस एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया वाज लेफ्ट टू तिलक। ये स्टेटमेंट गलत है सर, ठीक है। आप देखोगे तो बॉम्बे और रेस्ट ऑफ इंडिया एनी बेसेंट के साथ था, और तिलक जो थे he was confined to the regions of Berar, he was confined to regions of Karnataka and the Kannada Maharashtra वाला जो स्पीकिंग एरिया है वहां पे। तो ये लेफ्ट जो रेस्ट ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक है विच वॉज लेफ्ट टू तिलक, ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत जाता है। अब ये बेसिकली मार्किंग के रिलेटेड सवाल है। इस प्रकार के सवाल हमने क्लास में भी करे हुए हैं, अगर आपने हमारा कोर्स देखा होगा। इनफैक्ट मैंने जो मैराथन लेक्चर लिया था मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रीलिम्स के पहले, उसमें भी इसकी बात की है। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस पार्ट अराउंड, और उसमें क्लियर कट है कि भाई देखो रेस्ट ऑफ इंडिया एनी बेसेंट के अंडर में आता था, तिलक का एरिया कन्फाइंड हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि ये कंपैरेटिवली इजी सवाल है। इजी इसके लिए है क्योंकि इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात आपको नहीं मिलती है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है, Which of the following statements from the freedom struggle in 1920 to 1935 are correct about it? Okay. अब आपको पूछा गया इन बिहार बंगाल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओड इट्स इफेक्टिवनेस टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स। क्या सही है कि गलत है? आप देखोगे तो 1920 के दशक के अंदर और 1920-1930 के दशक में जब पूरे भारत में जन आंदोलन चल रहा था, तो बिहार बंगाल और ईस्ट के अंदर किसान सभा मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी।
पीजेंट्स की पार्टिसिपेशन चंपारण सत्याग्रह के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है 1917 के बाद, और धीरे 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 करके आप 1919 में ही गांधी जी ने तो वहां तक कह दिया था 1920 में कि हमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के रूप में भी आगे जाना चाहिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से देखा जाएगा तो सही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन द थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, in the history of India with respect to the national movement in the thematic, this is correct around. Okay, they were organized against the planters under the banners of किसान सभा। ये सही है, ये भी सही है। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो स्वामी सहजानंद जैसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जो 1936 तक आते आते ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना करेंगे सर, ठीक है। उसके पहले बिहार में ही, और स्वामी सहजानंद उसी रीजन से बिलोंग करते थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, राइट। और उन्हीं के द्वारा वी विल सी कि यहाँ के जो लोगों को है उनको मोबिलाइज किया गया था। तो ये प्लांटर्स के अगेंस्ट में था। प्लांटर्स क्यों? क्योंकि इस दौर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, प्लांटर्स हुआ करते थे, उनके विरुद्ध में ये जन आंदोलन चलाया जाता है, और फिर उसके बाद सरकार के विरुद्ध में भी चलता है सर, ठीक है। फिर क्या पूछा गया, इन मिदनापुर इन बंगाल द महर्षि पीजेंट्स रैलीड अगेंस्ट द टैक्सेस ऑफ द यूनियन बोर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बीरेंद्र नाथ ससमाल। अब ये क्या है सर, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे यूनियन बोर्ड टैक्सेस लिए जाते थे 1920s के अंदर। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी या इवन प्लासी टू पार्टीशन पढ़ी है, तो इसमें एक लोकल लीडर का नाम है B.S. ससमाल। B.S. ससमाल बेसिकली कोई और नहीं पर बीरेंद्र नाथ ससमाल है सर, ठीक है। अब ये बड़ी जहरीली फैक्ट है, दिस इज वेरी जहरीला फैक्ट अराउंड, राइट। तो पहले दो तो थीमेटिकली कलेक्ट जा रहे हैं, अब तीसरे के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, पर अगर आपको पहले दो में कॉन्फिडेंस है तो तीसरा इसके साथ ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा सर, ठीक है। बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि आपने थीमेटिकली हिस्ट्री तो पढ़ी हुई है, आपको उतनी तो श्योरिटी आ जाती है कि यार पहले दो तो सही है, पहले दो सही है तो तीसरा फिर उसके साथ पैकेज में ही जाएगा कि भाई देखो ऑप्शन ही नहीं बचता है सर, ठीक है। ऑप्शन नहीं बचता है तो वी विल सी कि इसमें 1, 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, मतलब ऑल 3 आर करेक्ट इसके अंदर से आएगा। अब यूपीएससी इसके अंदर से जैसे ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें कुछ नया कहानी निकाल के आ जाए तो पता नहीं सर, ठीक है। पर 1920s और 30s के दशक में बहुत बड़ा किसानों का मूवमेंट एजिटेशन होता है। इनफैक्ट चंपारण का भी सत्याग्रह अगर आप देखोगे तो वो भी आपके प्लांटर्स के विरुद्ध में ही आपको मिलता रहता है, राइट। ओके, तो वी विल फाइंड कि इसका आंसर 1, 2 and 3 आपको मिलता रहता है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में 1920 से 35 के बीच में। और ये बड़ा थीमेटिक और फैक्चुअल सवाल है, इट इज़ अ वेरी थीमेटिक एंड फैक्चुअल क्वेश्चन अराउंड, मतलब ये एक्सपेक्टेशन कम होती है बट यूपीएससी आजकल यहाँ से भी सवाल निकाल रहा है। खैर, इसके सिवाय आपको एंशिएंट इंडिया और कल्चर के ऊपर से सवाल है। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भरतास नाट्य शास्त्र इज और आर करेक्ट, है ना। इनमें से कौन से स्टेटमेंट भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में सही है आपको बताने हैं सर, ठीक है। अब भरत मुनि की नाट्य शास्त्र कब लिखी गई, पोस्ट मौर्यन से लेके गुप्ता पीरियड के बीच में सर, ठीक है। मतलब मोटे मोटे तौर के ऊपर या मौर्यन पीरियड के जस्ट ट्रांजिशन से लेके और पोस्ट मौर्यन और गुप्ता पीरियड आए उसके पहले ही आपको मिलता रहता है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा गया, इट इज डेटेड बाय द स्कॉलर्स बिटवीन 2nd century BC टू 2nd century CE। ये सही है, यस दिस इज करेक्ट अराउंड, क्योंकि पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद ही इसको लिखा गया है। टेंटेटिवली इसको माना गया है कि ये पोस्ट मौर्यन पीरियड के आसपास के पीरियड में ही कंपोज की गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मौर्यन पीरियड से पहले हो गई होगी, बट देयर इज लेसर एविडेंस अबाउट इट। ओके, दूसरा इसके बाद स्टेटमेंट देखिए कि इट एनालिसिस द थिएट्रिकल स्पेक्टेकल एज एन अमालगम ऑफ स्पीच, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक, जेस्चर एंड माइम। अब आप देखिए नाम ही है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के अंदर सब कुछ उन्होंने कहा, संगीत, नृत्य, ड्रामा, एक्टिंग, जेस्चर्स, मुद्राएं कैसे करनी है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे रिएक्शन देना है, एवरीथिंग हैज बीन हाईलाइटेड बाय भरत मुनि नाट्य शास्त्र। इसके लिए तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा जी है, उन्होंने एक वेद लिखा जिसका नाम है नाट्य वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से नाट्य, पाठ्य, गद्य, पद्य, संगीत, इन सब को इन्होंने इकट्ठा करके उसमें से विल्सी की म्यूजिकल एक्सप्रेशन बनाने की शुरुआत की सर, ठीक है। तो ये भी सही है। द ग्राउंड कवर्स इज लेस एक्सटेंसिव देन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, इट्स नियरेस्ट एंशिएंट ग्रीक काउंटर पार्ट। अब देखिए एरिस्टोटल ने 325 या 320 BC के आसपास के पीरियड में पोएटिक्स नाम के ऊपर, मतलब पोएट्री और ड्रामा के ऊपर ही एक बुक लिखी है। पर क्या नाट्यशास्त्र इज लेस एक्सटेंसिव? नो सर, नाट्यशास्त्र इज मोर एक्सटेंसिव, मतलब वो ज्यादा इलॉबरेटिव है और उसमें फिलॉसफी से लेके जो वी विल सी की जीवन का जो सार है वो भी इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो ये स्टेटमेंट आपका तीसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, इसका राइट आंसर होगा 1 and 2। अब आप पूछोगे कि ये आंसर अटेम्प्टेबल है, तो मैं कहूंगा कि ये अटेम्प्टेबल है। देखिए
इसमें से जो सवाल आए हैं उसमें से कुछ सवाल तो बहुत जहरीले थे, इतने जहरीले थे जिसको देख के ये लग रहा था कि भाई देखो हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ के जाएंगे। पर कुछ सवाल ऐसे वाले थे जो लॉजिक से, और अगर आप थोड़ा ग्रेटर रीडिंग करके गए हो तो आराम से इसको आंसर कर पाएंगे सर, ठीक है। उसके सिवाय आपको एक और सवाल आपको यहाँ से पूछा गया है, क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका। बड़ा इजी है, आर्किबल्ड कार्लाइल। देखो कार्लाइल का नाम आपको मिलता है, मिर्जापुर के जो केव पेंटिंग्स है उसको उन्होंने डिस्कवर किया था, रॉक आर्ट को 1860s के दशक में, राइट, ओके। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम है, कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे। उसके बाद आप देखोगे विष्णु वाकनकर है, इनके द्वारा 1957-58 की ये बात है, जब ये भोपाल से इटारसी ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तो ट्रेन में बैठ के इनको क्या कहते हैं कि गुफा दिखी, और गुफा के अंदर इनको पेंटिंग दिखे, तो पेंटिंग दिखे तो आगे की स्टेशन पे उतर गए और फिर वापस आए और उन्होंने आके डिस्कवरी की और कहा कि भाई देखो हमने ये भीमबेटका के अंदर रॉक कट जो केव्स है उसके अंदर के पेंटिंग देखे हैं, और 500 से ज़्यादा पेंटिंग की साइट आपको यहाँ से देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो वाकनकर साहब इसका राइट आंसर आता है। मॉर्टाइमर विलर जो है वो आपको मिल जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, ये कनिंघम वो एएसआई के कंटेक्स्ट में है। आर्किबल्ड कार्लाइल है वो रॉक कट पेंटिंग या पेंटिंग के लिए जाने तो जाते हैं, याद रखना, पर भीमबेटका के लिए नहीं जाने जाते। आज के मिर्जापुर वाले रीजन के अंदर हमको विल्सी की कुछ कुछ पेंटिंग्स मिले हैं, वो भी स्टोन एज के पेंटिंग्स है, उसके लिए एसीएल कार्लाइल इनका नाम कहते हैं, आर्किबल्ड कार्लाइल, बट ही इज नॉट रिलेटेड टू भीमबेटका। बाय द वे भीमबेटका इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दरजा भी दिया गया है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं। खैर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपके लिए प्रीलिम्स पावर हाउस बैच की अनाउंसमेंट है। ये बैच 6 दिसंबर से शुरू हो रही है। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स 8 दिसंबर से हो रहा है और उसमें ये सब कुछ फैक्ट्स जिसके बारे में आपको डर लगता है वो मैं कवर कराऊंगा। टू द पॉइंट होगा, एकदम एग्जैक्ट होगा, और हमारे साथी एजुकेटर्स 200 से ज्यादा लेक्चर्स, मोर देन 200 लेक्चर्स कंडक्ट कराएंगे अप टिल द प्रीलिम्स 2026 की प्रीलिम्स तक। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जीएस सीसेट सब कुछ कवर है, तो इसके अंदर जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, साथों के साथ ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। ओके, अब 4 पेंटिंग्स दे दिए गए हैं और अब बताया गया है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए। महाजनक जातका, भीमबेटका, रॉक आर्ट, रॉल पोर्ट्रेट एट सीता नवसल और हेवनली म्यूजिशियंस एट बृहदेश्वर टेम्पल। महाजनक जातक जो अजंता के अंदर की है वो बननी शुरू हुई थी सातवाहना पीरियड में सर, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वाकाटका के पीरियड तक आते आते पूरे के पूरे जो पेंटिंग्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। भीमबेटका के रॉक आर्ट है वो स्टोन एज के हैं, वो प्री हिस्ट्रिक इंडिया के साथ जुड़े गए हैं सर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे रॉयल पोर्ट्रेट एट सीता नवसल, ये जो है ये पल्लव पीरियड से बने हुए हैं। और बृहदेश्वर टेम्पल के जो म्यूजिशियंस की पेंटिंग आपको देखने को मिलती है वो चोला पीरियड से बनी हुई है, 10th सेंचुरी से। तो अगर भीमबेटका को देखोगे तो सबसे पहला आएगा सर, सो भीमबेटका विल बी नंबर 1। उसके बाद अजंता के रॉक कट केव आर्किटेक्चर की पेंटिंग्स मिल जाती है सतवाहना और वाकाटका पीरियड के बीच में, पोस्ट मौर्यन से लेके पोस्ट गुप्ता पीरियड, 2nd सेंचुरी BC से लेके 5th सेंचुरी CE के आसपास के पीरियड में सर, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा। फिर पल्लवों का पीरियड आएगा, 6th-7th सेंचुरी के आसपास का पीरियड है सर, ठीक है, जब सीता नवसल केव की पेंटिंग्स बनती है। और उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल है जो 11th सेंचुरी के आसपास का पीरियड है सर, ठीक है। तो पहला है 1, 2, 3 और 4, है ना, मतलब 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका राइट आंसर है। अब आप देखिए कि अगर आपने कल्चर को, हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली पढ़ा होगा तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू आंसर देम इफेक्टिवली क्रोनोलॉजिकली। पर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन सर, ठीक है। तो यही हालत हो जाएगी। इसके लिए मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री को पहले पढ़ो, कल्चर को उसके ऊपर विल्सी की क्रोनोलॉजिकली सेट करो, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलता रहेगा। इसके सिवाय आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन इंडिया रिफर टू एज ब्लैक पगोडा। आई गेस दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, दैट इज द कोणार्क सन टेम्पल सर, ठीक है। 1240 में बना हुआ है सर, है ना, गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनता है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा ये बना जाता है और इसको ब्लैक पगोडा के रूप में कहते हैं। ये सन टेम्पल के रूप में आपको मिलता रहेगा। जगन्नाथपुरी के टेम्पल को भी कहते हैं पर इट इज कॉल्ड एज व्हाइट पगोडा क्योंकि इसमें सफेद पत्थर है। इसको ब्लैक पगोडा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये ब्लैक स्टोन यूज किया गया है, काले कलर के स्टोन आपको मिल जाएंगे, मतलब डार्क स्टोन है, इसके लिए आपको मिलेंगे सर, ठीक है।
फिर कोंडरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो, वी विल सी कि उसको नहीं कहते हैं। कामाख्या टेम्पल एट गुवाहाटी आपको दिया गया है, वो भी कोई ब्लैक पगोड़ा के रूप में नहीं है सर, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आपको यूपीएससी के द्वारा पूछे गए चार क्वेश्चन टेम्पल है, बट ये मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली इजी है। दिस क्वेश्चन इज कंपेरेटिवली इजी अराउंड, क्योंकि आराम से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और कह पाओगे कि भाई ब्लैक पगोड़ा क्या है। खैर, इसके सिवाय एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू महायान बुद्धिज्म इज करेक्ट। ओके, महायान के ऊपर डेप्थ में पूछ दिया, यूपीएससी लेवल का सवाल है, ये भी बड़ा फैक्चुअल है। फीमेल डीटीज आर बिनोवलेंट सेवियर्स एंड प्रोटेक्टर्स हु एम्बॉडी द बुद्धिस्ट वर्च्यू, ये सही है। यस, बोधिसत्व के रूप में वी विल सी कि महायान मानते हैं कि भाई कोई भी स्त्री या पुरुष भविष्य के अंदर आके आपको बचा सकते हैं। तो फीमेल डीटीज को महायान मानता है, वज्रयान भी मानता है सर। आपने तारा का नाम सुना होगा, तारा, फिर वी विल सी कि मरीचि है, लोचना है, ये सब नाम आपको मिलते रहेंगे। फिर पूछा गया है, इन प्रजनम पारमिता टेक्स्ट नॉलेज इज विजुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फेमिनाइन फॉर्म एज अ डीटी कॉल्ड एज प्रजनम पारमिता। क्या ये सही है? ये भी सही है। आप देखिए कि ओरिजिनली पारमितास वर एक्चुअली द गाइडिंग सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट वर हाईलाइटेड एंड गिवन बाय नागार्जुना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके ऊपर से किताब लिखी गई, प्रजनम पारमिता सूत्र, प्रजनम पारमिता टेक्स्ट लिखी गई है, जो नालंदा जैसी संस्थाओं के अंदर बननी शुरू हो गई सर, ठीक है। उसमें ये जो पारामितास, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, वो एक देवी के रूप में कहा गया कि भाई ये जो देवी है हमको एक रास्ता दिखाएगी, प्रिंसिपल्स दिखाएंगी, जिसकी मदद से हम अपने आप को निर्माण की तरफ लेके जाएंगे सर, ठीक है। तो पहले दो तो सही है। तीसरा क्या है, द प्रजनम पारामिता इज डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ ओमनीसाइंस। मैंने बताया ना कि भाई जितने भी वी विल सी की नॉलेज सिस्टम है उसके अंदर से ये कंसीडर की गई है। ऑफ ऑल द बुद्धास एंड द मदर ऑफ ऑल बुद्धास, क्या ये सही है? भाई ये भी सही है सर, ठीक है। अब इतनी डेप्थ के अंदर आपको देखना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि सर हमने तो इतनी डेप्थ के अंदर पढ़ के नहीं गए थे, तो भाई देखो ये बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी एक ट्रेंड सेट करता है। इस तरह के सवाल पूछ के यूपीएससी ट्रेंड सेट कर रहा है कि भाई देखो भविष्य में जो दूसरी एग्जाम आएगी उसमें भी शायद तक हम इस तरह का ट्रेंड सेट करेंगे। अब इनमें से कुछ टॉपिक को हम टच करते हैं, कुछ टॉपिक को हम टच नहीं कर पाते। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंपैरेटिवली टफ था, क्योंकि इट वाज नॉट इजी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। इनफैक्ट पहले दो तो पता थे, तीसरे वाले में ये कंफ्यूजन था, पर इसका राइट आंसर 1, 2 एंड 3 आएगा। इसका राइट आंसर 1, 2 एंड 3 आएगा सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इसके कंटेक्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए। पारामितास के कंटेक्स्ट में नागार्जुन के ऊपर से भी सवाल आ सकता है, और दूसरे सारे अलग अलग थीम लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप पूछोगे कि सर इसमें से कितने सवाल अटेंड किए जा सकते हैं, तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि ये तकरीबन 100 से लेके 8 सवाल है। मतलब 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108, 9 सवाल आपको मिले गए हैं। और ये 9 सवालों में से मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबके सब करने बहुत कठिन हो जाते हैं। मतलब इट्स वेरी टफ फॉर यू टू अटेंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बीइंग अ टीचर मैं कहूँगा कि अगर आप 9 में से 5 सवाल ठीक कर पा रहे हो या 6 सवाल ठीक कर रहे हो, तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 3 से 4 सवाल बड़े जहरीले थे, एक आध गलत जाने की भी शक्यता है। पर अगर आप कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तो 3 सवालों को छोड़ के, 3 या 4 सवाल मैक्सिमम छोड़ के आप अच्छा खासा अटेंड कर सकते हो। अगर आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। और बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के प्लान कर रहे हो तो ज्वाइन करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी प्रकार की फैक्ट्स को, बहुत ही जहरीली फैक्ट है, हिस्ट्री के अंदर आती है, पर मैं आपको शॉर्ट करा के कहूँगा कि आपको जो जो नाम बताए गए हैं, जो कंसेप्ट बताए गए हैं, एंशिएंट हो, मिडीवल हो, मॉडर्न हो, हमारे और भी सब्जेक्ट हो सर, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सीसेट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर अ सिंगल बैच, है ना। और वो हमारी प्रीलिम्स पावर हाउस बैच है। मेरी मॉडर्न हिस्ट्री 8 दिसंबर से, या हम लोग शुरू कर रहे हैं, 8 भी नहीं 6 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ 6 दिसंबर, मतलब हार्डली अभी कुछ दिनों के अंदर ही। तो आप ज़रूर से इस बैच के अंदर एनरोल कराइए और अपनी जो सिविल सर्विसेज का जो सपना है उसको फुलफिल करिए। मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, अश्योरेंस देता हूँ कि आपको 200 से ज़्यादा लेक्चर्स इसके अंदर कवरेज के अंदर मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, PN Live, और साथों की साथों आप यहाँ पे 9999 के अंदर सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।